तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी में अच्छे से जुड़ गए होंगे। जैसे कि हमारे अच्छे लाल यादव जी आ गए। मेरी आवाज़ पहुंच रही है अच्छे लाल जी, आप तक पहुंच रही है? वाह, ये हुई ना बात। कोई साथी कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और पीछे विजुअल्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे तो। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम अच्छे लाल जी, बहुत लंबी छुट्टी में थे आप, बहुत दिनों के बाद जी दिख रहे जी हैं। सर, जी सर। जी सर। तो आपके लिए गाना है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, अच्छे लाल जी चले गए थे। है ना, रोज पढ़ना है ना अच्छे लाल जी? जी सर, जी सर, वरना सर। आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप ये मान यस के सर। चलना कि चलो कुछ ना कुछ चलो बात सुनने मिलेगा। और अगर हैबिट आप रख लिए 6 महीना, 7 महीना, 1 साल तक, तो आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली आपको मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो पढ़ने की आदत हो जाएगी। क्योंकि आपके पास तो इतने सारे वीडियोस हैं, लगभग 2000 वीडियो तो आपके पास होंगे ही होंगे मोबाइल ऐप में, यस सर। हर एक टॉपिक के। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे, प्रियोरिटी सेक्टर रिवाइज गाइडलाइन। 24 मार्च 2025 को प्रियोरिटी सेक्टर के गाइडलाइन रिवाइज हुए। और प्रियोरिटी सेक्टर हमारे लिए बहुत प्रियोरिटी होता है, क्योंकि ये देश की प्रियोरिटी होती है और बैंक की प्रियोरिटी होती है, इसलिए एग्जामिनेशन का भी प्रियोरिटी होता है। ये पार्ट 3 है जो आज हम पढ़ेंगे। तो सब चीज़ क्लियर दिख रहा है अच्छे लाल जी, अच्छे से दिख रहा है आपको? जी सर, एकदम बिल्कुल से एकदम अच्छे से दिख रहा है सर। हाँ, ये हुई ना बात। अब मैं आप ही से पूछता हूँ, क्योंकि आपका नाम ही अच्छा है तो सब चीज़ अच्छा ही होना चाहिए। जी सर। हम्म। धन्यवाद सर। सबसे अच्छा होना चाहिए ना। जी सर, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं तो बोलता हूँ, किसी भी जी सर। परिस्थिति में जो भी सिचुएशन मिले ना, उसमें जो बेहतर होता है उसी को आप करने चालू कर दीजिए। और कोई सिकवा यस सर। सवाल मत करिए, आपका जीवन बदल जाएगा और बदलने लग जाएगा। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। या सर, एक एक पत्थर से तो शीशा टूट ही जाता है, लेकिन पत्थर टूट जाए आप ऐसे शीशे की तलाश करो। मतलब एक पत्थर वाह मार, सर, वाह। शीशा तो टूट ही जाएगा, लेकिन आप पत्थर टूट जाए, मतलब अगर कोई आपके सामने जो चुनौती है वो टूट जाए, आप ऐसे शीशे की तलाश करो। शीशा का मतलब ज्ञान, विवेक, निर्णय लेने की शक्ति, समझने की शक्ति, परखने की शक्ति, देखने की शक्ति और एक समग्र व्यवहार कुशलता यहाँ शीशा के रूप में है। उसके लिए सीखना होगा। तो पहले पार्ट में हमने जाना था प्रियरिटी सेक्टर क्या है, गाइडलाइन कब चेंज हुआ, प्रियरिटी सेक्टर के डेफिनेशन क्या है, प्रियरिटी सेक्टर का बेस क्या है, प्रियरिटी सेक्टर के आइटम्स क्या है, प्रियरिटी सेक्टर के टारगेट क्या है, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए, फॉरेन बैंक के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, आरआरबी के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पूरा एग्रीकल्चर के 3 भाग पढ़े थे, फार्म क्रेडिट, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर और एंसिलरी सर्विसेज, जो कि ज़्यादातर बड़ा पार्ट है, क्योंकि इसमें 18% का एएनबीसी का टारगेट होता है, इसलिए एग्रीकल्चर को हम लोग एक सेशन में पढ़े। बाकी जो प्रियरिटी सेक्टर के और दूसरे आइटम हैं, प्रियरिटी सेक्टर के जो आइटम्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर हम पढ़ चुके, उसके अलावा जितने जो आइटम्स हैं, कैटेगरी हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि एमएसएमई होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट होता है, एजुकेशन लोन होता है, हाउसिंग लोन होता है, रिन्यूएबल एनर्जी होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अदर प्रियरिटी सेक्टर होता है, वीकर सेक्शन होता है। तो ये जितनी सारी चीज़ें अभी मैंने बताया उनको आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो पढ़ें अच्छे लाल जी, पीछे सीन अच्छा लग रहा है आपको? जी सर, जी सर, बहुत अच्छा। रोशनी अच्छा लग रहा है ना? चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बाद जितने प्रियरिटी सेक्टर के आइटम हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आता है एमएसएमई। एमएसएमई हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादातर सर्विस जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। तो इसीलिए प्रियरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन में एमएसएमई को बड़ा महत्व है। एग्रीकल्चर तो जरूर बात है कि भारत के 75% जो लोग हैं वो खेती किसानी करते हैं और लोग गांव में रहते हैं। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो एमएसएमई सेक्टर आता है। एमएसएमई जो अभी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है, इसलिए एमएसएमई में बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं और बहुत सारी योजनाएं एमएसएमई में आया है, जिसमें क्रेडिट गारंटी एक
टर्म आया है जिसमें सरकार ने ये घोषणा की है कि आने वाले दिनों में 100 करोड़ रुपए तक के एमएसएमई के जो यूनिट हैं उनको विदाउट कोलिटरल हम जो है लोन देंगे, गारंटी देंगे, ऐसी बात कही गई है। तो भारत जो है विकसित भारत की राह पर है, इसलिए एमएसएमई एक महत्वपूर्ण टूल्स है और एमएसएमई को जानना बहुत जरूरी है। एमएसएमई में बड़े बदलाव किए गए हैं उनके डेफिनेशन में। पहले एमएसएमई मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। तो यहाँ समझने वाली बात यह है, इंटरप्राइजेस का मतलब होता है कोई उद्यम, कोई संस्था, है ना, या कोई जो है उद्योग धंधा। उसमें दो तरह के होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है और एक सर्विस होता है। फिर एमएसएमई के डेफिनेशन में तीन तरह को उसको कैटेगराइज किया गया, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, उसमें भी परिवर्तन किए गए हैं। तो जो लेंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर के डेफिनेशन के तौर पर, वैसे तो समय समय पर आरबीआई द्वारा पॉलिसी दी जाती है, सर्कुलर दी जाती है, लेकिन सभी बैंकों को एमएसएमई में जो क्वालिफाई यूनिट्स हैं उनको लोन देने के लिए प्रियोरिटी सेक्टर में खास तौर से मास्टर डायरेक्शन जारी किए हैं। अगर कोई एमएसएमई यूनिट्स 50 करोड़ तक के लोन देते हैं तो उनको स्टार्टअप के तहत डेफिनेशन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एमएसएमई, जहां भी एमएसएमई हो चाहे एग्रीकल्चर हो, स्टार्टअप की बात आती है तो 50 करोड़ को याद रखिएगा। तो लोन टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप, जहां भी स्टार्टअप आता है तो वहां पर 50 करोड़ जो है एज पर डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने स्टार्टअप कहा है। तो स्टार्टअप में बहुत सारे रिलैक्सेशन है, किसी पुराने सेशन में हमने चर्चा किया है, आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज का लक्ष्य है कि हम प्रियोरिटी सेक्टर के आइटम्स और टारगेट के बारे में सीखें। तो यहाँ पर एक इस स्क्रीन में से आप याद रखिए, एमएसएमई का मास्टर डायरेक्शन आरबीआई जारी करता है, और 50 करोड़ तक के अगर कोई एमएसएमई लोन करते हैं उनको स्टार्टअप के डेफिनेशन में कैटेगराइज किया जाता है। एमएसएमई का क्लासिफिकेशन, जैसे कि अभी मैंने कहा, एमएसएमई के क्लासिफिकेशन में बजट अनाउंसमेंट में बदलाव किया गया है। उसका दायरा जो है 2.5 गुना बढ़ाया गया है। एमएसएमई जैसे कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, अगर बजट अनाउंसमेंट के पहले की बात करें तो अगर इसको क्राइटेरिया किया जाता था कि किसी उद्योग धंधे को बिठाने में जो लागत है और अगर उद्योग धंधा का जो टर्नओवर है, दोनों के आधार पर उनके एमएसएमई के क्लासिफिकेशन किए जाते थे और अभी भी किए जाते हैं। उस क्लासिफिकेशन में बदलाव किया गया है, उनके थ्रेशोल्ड लिमिट में बदलाव किया गया है। पहले क्या था, अगर किसी उद्योग धंधा को लगाने में 1 करोड़ का खर्चा आ रहा है, लागत आ रहा है, तो माइक्रो होता था। अगर 10 करोड़ की लागत आ रही है तो स्मॉल इंटरप्राइजेस होता था, और 50 करोड़ तक का लागत आ रहा है तो मीडियम इंटरप्राइजेस होता था। तो ये जो लिमिट है 1 करोड़ तक का माइक्रो इंटरप्राइजेस, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक स्मॉल इंटरप्राइजेस, और 10 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ तक अगर लागत है उस उद्योग धंधे को बिठाने में तो मीडियम इंटरप्राइजेस था, जिससे बढ़ाकर बजट जो फरवरी 2025 में किया गया, इसके क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है। अब अगर 2.5 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट है किसी इंटरप्राइजेस में तो वो माइक्रो इंटरप्राइजेस कहलाएगा। 25 करोड़ तक का आपका इन्वेस्टमेंट है किसी इंटरप्राइजेस में तो स्मॉल इंटरप्राइजेस कहलाएगा, और 125 करोड़ तक का अगर इन्वेस्टमेंट है तो मीडियम कहलाएगा। मतलब 2.5 करोड़ तक माइक्रो, 2.5 करोड़ से ऊपर 25 करोड़ तक स्मॉल, और 25 करोड़ से ऊपर 125 करोड़ तक मीडियम। अब अगर इनके टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर में देखिए कैसे चेंज हुआ है। पहले क्या था, 5 गुना कर देते थे तो टर्नओवर हो जाता था, अभी ये 4 गुना कर दिया। 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ 10 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है तो माइक्रो कहलाएगा। 25 करोड़ तक का अगर इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का टर्नओवर है तो स्मॉल इंटरप्राइजेस कहलाएगा, और 125 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ का टर्नओवर है तो मीडियम इंटरप्राइजेस कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन आने वाले एग्जामिनेशन में 100% अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़। तो 2.5 करोड़ जो है माइक्रो इंटरप्राइजेस, 25 करोड़ जो है स्मॉल इंटरप्राइजेस,
और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 125 करोड़, और उसका 4 गुना कर देंगे तो टर्नओवर होगा 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ टर्नओवर तो माइक्रो कहलाएगा, 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ टर्नओवर तो वो स्मॉल कहलाएगा, 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ का टर्नओवर है तो मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएगा। आपको भले अभी थोड़ा कठिन लग रहा होगा क्योंकि पहली बार ये ऑड फिगर आया, अदरवाइज 1 10 50 था, आसानी था। तो हमेशा रास्ता अच्छा नहीं होता, कभी कभार उबड़ खाबड़ भी आता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और फिर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको जैसे सड़क में जाते हैं, एक बार दो बार बैंक से आते होंगे तो गड्ढा पता चल जाता है, ठीक उसी तरह से एक दो बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। 25 करोड़ जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस का है, 125 करोड़ मीडियम का है और 2.5 करोड़ माइक्रो का है। ये इन्वेस्टमेंट है। और टर्नओवर 10 100 500, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इसमें से क्वेश्चन अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। एमएसएमई सेक्टर में फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन जो होंगे वो भी एमएसएमई के में क्लासिफिकेशन होते हैं। फैक्टरिंग क्या होता है? जब भी कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में रिसीवेबल होता है, सामान ले जाते हैं और वो पैसा तुरंत नहीं देते हैं, उसकी जगह रिसीवेबल्स होते हैं, आने वाला पैसा होता है जो तत्काल अभी नहीं आ रहा है, 90 दिन में आएगा या 90 दिन के बाद में आएगा। तो अब वो जो बिजनेसमैन है अगर उसका माल ले गया और पैसा जो है 90 दिन या 90 दिन के बाद आ रहा है तो उसके लिए बड़ा दिक्कत होता है, तो वो क्या करता है, वो रिसीवेबल लेके जाता है बैंक के पास और वहाँ फैक्टरिंग कर लेता है। तो ये जो विथ रिकोर्स फैक्टरिंग बाय द बैंक्स होते हैं एमएसएमई असाइनर्स को, वो भी एमएसएमई कैटेगरी में डेफिनेशन होते हैं। और टीआरईडीएस जो डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये इसमें जो फैक्टरिंग होता है वहाँ पर कोई व्यापार हुआ रहता है, ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक मोड पे जो डिस्काउंटिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पे जो फैक्टरिंग होता है, फैक्टरिंग का मतलब आप लोग अभी समझ गए, जैसा मैंने बताया, एक व्यापार हुआ है, व्यापार में माल ले गया है और वो पैसा अभी नहीं दिया है, रिसीवेबल्स हैं और उस रिसीवेबल्स में उसको पैसा चाहिए, तो वो फैक्टरिंग करने बैंक आता है। तो ये भी ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो एमएसएमई होते हैं। और ये फैक्टरिंग जो है आरआरबी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए एप्लीकेबल है। अब आते हैं एमएसएमई कैटेगरी के अदर्स लोन, कौन कौन से एमएसएमई कैटेगरी में आएंगे। जिस तरह से हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़े थे, फॉर्म एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सोशल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और एंसिलरी सर्विसेज, ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि एमएसएमई में कौन आएंगे। पहले तो हमने डेफिनेशन पढ़ा एमएसएमई में, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का। अब देखते हैं कौन कौन से लोन एमएसएमई के कैटेगरी में आते हैं। तो पहला आता है लोन्स टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। अगर खादी और विलेज इंडस्ट्री के तहत क्लासिफाइड जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उनको हम लोन देंगे तो एमएसएमई कैटेगरी में आएंगे। लोन्स टू इंटाइटल्स सपोर्टिंग डिसेंट्रलाइज सेक्टर इनपुट्स एंड मार्केटिंग, सर्विस सेक्टर का, मार्केटिंग का, ट्रेडिंग का, ये भी एमएसएमई में आएगा। लोन टू प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव इन डिसेंट्रलाइज सेक्टर नॉट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जहाँ भी कोऑपरेटिव जो समितिज होते हैं उनको लोन देते हैं तो वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए लागू नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए। अगर एमएसएमई में एक्सपोर्ट क्रेडिट देते हैं प्री पोस्ट शिपमेंट के लिए, एक्सक्लूडिंग ऑफ बैलेंस शीट, मतलब एक्चुअल में पैसा दिए हैं, तो भी एमएसएमई सेक्टर में आएगा। एमएसएमई कैटेगरी में और भी लोन है जो वहाँ आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर हम एनबीएफसी और एमएफआई को जो है लोन देते हैं और ताकि वो ऑन लेंडिंग एमएसएमई सेक्टर में जो है वो जो लोग हैं उनको ऑन लेंडिंग करेंगे, तो ऐसे लोन भी एमएसएमई कैटेगरी में कैटेगराइज होंगे। उदाहरण के तौर पर कोई एमबीएस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आता है और 1,000 करोड़ बैंक से लोन ले जाता है, और वो जो बैंक से लोन लिया है वो ऑन लेंडिंग करता है, मतलब छोटे व्यापारियों को लोन करता है, माइक्रो एंटरप्राइजेस को लोन करता है, तो ये जो फंड है वो भी एमएसएमई कैटेगरी में क्लासीफाई होगा। लोन टू एनबीएफसीज ऑन लेंडिंग टू माइक्रो स्मॉल अप टू 20 lakhs पर borrower। अगर हम एनबीएफसीज को लोन देते हैं और वो एनबीएफसीज जो है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को 20 लाख रुपए तक पर borrower लोन देता है, तो वो जो बैंक से एनबीएफसीज लोन लिए हैं वो भी एमएसएमई कैटेगरी में क्लासीफाई होंगे।
जिससे कि हमारा प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट भी पूरा होगा। ओवरड्राफ्ट टू पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर अंडर प्रिस्क्राइब कंडीशन। प्रधानमंत्री जन धन योजना मेरा खाता भाग्य विधाता में हम लोगों ने बहुत सारे खाते खोले हैं, और वहां पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत उनको ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट तीन किस्म के होते हैं। एक ओवरड्राफ्ट होता है 2000 रुपीज का, जिसको हसल फ्री ओवरड्राफ्ट कहते हैं। 2000 रुपये तक हसल फ्री, मतलब अगर कोई मांग लिया है तो उसको दे दीजिए हसल फ्री, आसानी से दे दीजिए ओवरड्राफ्ट। एक होता है 5000 रुपये। 5000 रुपये का जो क्राइटेरिया है, अगर कोई वेरीफाइड वुमेन एसएचजी हैं और उसके मेंबर हैं, अगर कोई वुमेन एसएचजी वेरीफाइड है ग्रुप, तो उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको 5000 का सीधे सीधे ओवरड्राफ्ट देंगे। तो ये 5000 का कॉन्सेप्ट वो है। और तीसरा है मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होते हैं 10,000। तो मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट 10,000 है, सब्जेक्ट टू सम सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजेक्शन्स है, उसके खाते का लेन देन ठीक है, उनकी केवाईसी अच्छी है, और कोई भी खाता जो चेक वगैरह बाउंस नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें कंडीशन है मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट 10,000। 5,000 का ओवरड्राफ्ट का कोई सवाल आएगा तो आप क्या लिखेंगे? वो वेरीफाइड वुमेन एसएचजी के जितने भी मेंबर हैं उनको 5,000 का लिमिट मिलता है, और 2,000 हसल फ्री, मतलब कोई मांगा तो मना मत करिए। और 2,000 से ऊपर मांगा तो थोड़ा देखना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस देखने पड़ेंगे। 6 महीना पुराना खाता हो, उसके खाते में जमा निकासी देखते हुए उनको लग रहा है कि हमको इतना 5,000 रुपये की ओडी की ज़रूरत उसको पड़ती है, ये एसेस करने के लिए बोला है सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजेक्शन। तो ये आप समझ गए। अगला है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट विथ सिडबी एंड मुद्रा लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल। अगर प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग में शॉर्टफॉल होता है, और अगर वहाँ पर कोई डिपॉजिट्स होते हैं सिडबी के साथ, तो वो भी एमएसएमई कैटेगरी में दिखाया जाता है। मुद्रा के साथ है तो एमएसएमई कैटेगरी में दिखाया जाता है। लेकिन अगर नाबार्ड के साथ अगर जमा है, तो नाबार्ड के साथ जमा होने पर क्या होता है, वो एग्रीकल्चर के एंसिलरी सर्विसेज में दिखता है। बस ये हायर स्केल में कभी ये सवाल पूछता है कि अगर कोई डिपॉजिट सिडबी या मुद्रा कैटेगरी के, मुद्रा के पास लिमिट वहां पर जमा है, तो वहां पर क्या है, वो एमएसएमई कैटेगरी में दिखेगा। लेकिन नाबार्ड के पास जमा है तो वो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही दिखेगा। किसी की आवाज आ रही है? किसी का माइक्रोफोन ऑन तो नहीं है? ओके, मेरी आवाज आ रही है अच्छे लाल जी आप तक? जी सर, जी सर, बहुत बहुत अच्छे से आ रहा है सर आवाज। ठीक है। तो सरल तरीके से समझ में भी आ रहा है आपको? जी सर। ठीक बात है। चलिए, तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि जहाँ नाबार्ड का नाम आएगा तो एग्रीकल्चर ध्यान रखिएगा, मुद्रा वगैरह का ध्यान आएगा तो एमएसएमई में ध्यान रखिएगा, सिड भी आता है तो एमएसएमई में ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, अब देखिए एग्रीकल्चर हम पार्ट 2 में पढ़ लिए थे, अभी एमएसएमई पढ़ लिए। एमएसएमई में क्या है, डेफिनेशन पढ़े एमएसएमई का, जो ज़्यादातर सवाल एमएसएमई का पूछता है। एमएसएमई में केवल केवल सवाल अभी तक, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें या आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो पूछेगा वो उनके डेफिनेशन पूछेगा। टर्नओवर का डेफिनेशन क्या है या इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन क्या है। और दूसरा जो ऑन लैंडिंग की बात हमने कही कि अगर कोई बैंक जो है एनबीएफसी को लोन देता है, तो वो अगर पर बारोवर ऑन लैंडिंग 20 लाख रुपए तक करता है तो एमएसएमई क्राइटेरिया में आएगा। इतना याद कर लेंगे तो एमएसएमई का काम हो जाएगा। और एमएसएमई के डेफिनेशन याद कर लीजिए, माइक्रो मतलब 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ का टर्नओवर, और स्मॉल मतलब 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ का टर्नओवर, और मीडियम का मतलब 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ का टर्नओवर। इतना तो हमारे अच्छे लाल जी को याद हो ही गया होगा, नहीं तो कल सुबह सुबह याद आ ही जाएगा। अब आते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट। यहाँ पर हम पढ़ेंगे एजुकेशन लोन, पढ़ेंगे हाउसिंग लोन, पढ़ेंगे और अदर प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरी पढ़ेंगे। तो ये पूरा जो सीरीज है, अभी हम लोग 2-3 दिन से जो पढ़ रहे हैं, वो प्रायोरिटी सेक्टर को सीरीज वाइज पढ़ रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर के 8 आइटम्स होते हैं। एग्रीकल्चर, एमएसएमई पढ़ चुके, अभी हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट। भारत सरकार जो है वोकल फॉर लोकल है, मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें बने यहीं के लोग इस्तेमाल करें, और तो और यहाँ की चीज़ बने और विदेशी लोग इस्तेमाल करें। इसके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है वो बहुत मायने रखता है।
कि अगर ये भारत में बना हुआ मैन्युफैक्चरिंग हुआ कोई सामान जो है विदेश में जाता है तो पैसा डॉलर में आएगा और हमारे देश के इकोनॉमी में वो सीधे असर करेगा। इसके लिए हम एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ावा देते हैं, प्रियरिटी सेक्टर में रखा गया है। लेकिन प्रियरिटी सेक्टर की डेफिनेशन क्या है, इसके लिए हम पढ़ेंगे कि अगर प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट है तो उसको हम किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी को छोड़कर प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट जो अमाउंट है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट में आता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर या एमएसएमई एलिजिबल टू प्रियरिटी सेक्टर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। अगर कोई एग्रीकल्चर है, बढ़िया बढ़िया एग्रीकल्चर फूड्स गुड्स बनाता है, पैदा करता है, या मैन्युफैक्चरिंग करता है एमएसएमई में, तो दोनों में अगर एक्सपोर्ट क्रेडिट है तो भी इस कैटेगरी में आएंगे। अदर एक्सपोर्ट क्रेडिट आर एल्सो एलिजिबल इन कंडीशन। हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन है। तो इस ये कंडीशन ये है कि जो भी एक्सपोर्ट क्रेडिट होगा डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, उनका जो पिछले जो बैलेंस था लोन का, एनबीसी का या सीओबीएसई का, उसका इंक्रीमेंटल क्रेडिट 2% तक के एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है करना है। एक्सपोर्ट क्रेडिट का मान लीजिए जितना बैलेंस 100 करोड़ का बैलेंस है तो उसका इंक्रीमेंटल क्रेडिट जो है 2 करोड़ तक का जो क्रेडिट है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रियरिटी सेक्टर की एलिजिबिलिटी होगी। या एक बोरोवर को मैक्सिमम 50 करोड़। अगर कोई एक्सपोर्टर है और उसको 50 करोड़ तक के एक्सपोर्ट क्रेडिट देते हैं तो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। 50 करोड़ से ऊपर देंगे तो प्रियरिटी सेक्टर नहीं होगा, नॉन प्रियरिटी सेक्टर होगा। अब ये बदलाव हुआ है आपको 50 करोड़। पहले ये था कितना अच्छे लाल जी? याद आ रहा है अच्छे लाल जी आपको पहले कितना था ये इसके पहले? हाँ अच्छे लाल जी चले गए हैं? चले गए, ओके। नहीं सर, है सर, हैं? है। तो ऐसा कुछ याद आ रहा है? तुक्का लगाएंगे, पहले कितना था ये? 50 करोड़, अभी जो बढ़ाया है। अगर हमारे अच्छे लाल जी मान लीजिए कोई अच्छा गुड्स बनाते हैं और उसको विदेश में पसंद आ रहा है ना, जैसे हम लोग चाइनीज आइटम्स खरीदते हैं ना, तो वैसे अगर कोई चाइना वाले हमारे आइटम को पसंद कर लिए तो अगर हम 50 करोड़ का लोन देंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट में तो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। पहले ये 40 था और जब कोविड आया था 2020 में उसमें 25 करोड़ था। तो आपको याद होगा कोविड 2020 में 25 करोड़ को बढ़ाकर 40 करोड़ किया गया था, तो सारे साल में एग्जामिनेशन में यही सवाल आता था कि एक्सपोर्ट क्रेडिट की लिमिट कितनी है पर बार। 40 करोड़, 40 करोड़, 40 करोड़ हमेशा आता था। अब आएगा 50 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़ आएगा क्योंकि ये लिमिट बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया है। तो ये याद रहेगा अच्छे लाल जी, 50 करोड़, जी सर, जी सर। है ना। स्टार्टअप आएगा 50 करोड़ और एक्सपोर्ट क्रेडिट भी 50 करोड़ है। तो एक और क्राइटेरिया होता है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 2% ऑफ एनबीसी आर क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, या मैक्सिमम एक बोरोवर को 50 करोड़। तो ये दो क्राइटेरिया है। तो अगर फॉरेन बैंक 20 ब्रांचेस से ज़्यादा हैं, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हैं, तो उनके लिए 2% एनबीसी होगा और मैक्सिमम पर बारोवर 50 करोड़। लेकिन अगर फॉरेन बैंक जो है 20 ब्रांचेस से कम है तो वो एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रियरिटी सेक्टर का जो गाइडलाइन है, प्रियरिटी सेक्टर 40% करना है, उनमें से 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट करेंगे और अदर जो है 8% करेंगे। ये जो क्राइटेरिया हम लोग पहले वाले सेशंस में भी इसको पढ़े थे। और ये आरआरबी और लोकल एरिया बैंक के लिए एलिजिबल नहीं है एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया। एक्सपोर्ट क्रेडिट में क्या याद रखना है? 2% को याद रखिए इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ, और पर बारोवर को याद रखिए मैक्सिमम 50 करोड़। तो आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट का काम हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण जो ज़्यादातर सवाल पूछेगा, और अभी आप देखे होंगे अगर पुराना 1 साल 2 साल का अगर रिकॉल क्वेश्चन देखे होंगे तो एक सवाल बार बार रिपीट होता था सारे स्केल्स में कि एजुकेशन लोन अगर हम देते हैं तो प्रियरिटी सेक्टर में कहाँ तक कंसीडर होगा या कैटेगराइज होगा। तो वो उसका उत्तर होता था 20 लाख। अब जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है अच्छे लाल जी? 25 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया बताइए तो अच्छे लाल जी? एजुकेशन सर लोन कितना कर दिया?
सर 25 लाख। पहले कितना था? 20 लाख। 20 लाख, मतलब हम 20 लाख रुपए तक लोन देते थे, चाहे वो वोकेशनल कोर्स हो, एजुकेशन हो। एजुकेशन लोन में तो हम लोग उसको प्रियरिटी सेक्टर में क्लासिफाई करते थे बैंक के बैलेंस शीट में। अब उस लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब अब जो है 25 लाख रुपए तक के जो भी इंडिविजुअल्स को लोन होंगे, एजुकेशन लोन, वो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा होंगे। उसका क्लासिफिकेशन प्रियरिटी सेक्टर के अंदर एलिजिबल होगा। तो ये तो बिल्कुल याद रख लीजिए, 25 लाख रुपए का लिमिट है। प्रियरिटी सेक्टर चाहे देश में चाहे विदेश में कहीं भी एजुकेशन लोन लेता है 25 लाख, तो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। अब पढ़ते हैं हाउसिंग लोन। अब हाउसिंग लोन कंस्ट्रक्शन और परचेस दोनों के लिए दिया जा सकता है, और उसके लिए प्रियरिटी सेक्टर के गाइडलाइन जो हैं उन्होंने रिवाइज्ड किया है। सारे प्रियरिटी सेक्टर के आइटम देखे होंगे, सारे जो उसके थ्रेशोल्ड लिमिट है, कैटेगरी वाइज है, सारा जो है आपको बदलाव दिखेगा। तो हाउसिंग लोन में क्या बड़े बदलाव हुए हैं देखिए। पहले अगर हाउसिंग लोन को आप जानते होंगे या प्रियरिटी सेक्टर का जो डेफिनेशन पढ़े होंगे वीडियो के माध्यम से या आपके सर्कुलर के माध्यम से, तो ये था, दो कैटेगरी था। एक कैटेगरी था मेट्रो एरिया में, एक कैटेगरी था अदर देन मेट्रो। तो उसमें 10 लाख से ज़्यादा के जो पॉपुलेशन होते थे उनको, उनके लिए था, कितना था आपका, 35 लाख था। और अदर कैटेगरी के लिए वो था 25 लाख का था। अब यहाँ पर जो रिवाइज गाइडलाइन जारी हुए हैं, उस रिवाइज गाइडलाइन में तीन कैटेगरी रख दिया। पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे, 10 लाख से ऊपर और 50 लाख तक का पॉपुलेशन, और 50 लाख से ऊपर, तो तीन कैटेगरी में, क्योंकि पॉपुलेशन में भी कितनी वृद्धि हुई होते जा रही है, तो इसीलिए ये डेफिनेशन में बदलाव किया गया है। और उनके लोन अमाउंट में भी बदलाव किया गया है, क्योंकि अब तो उस अमाउंट में घर नहीं बनता है ना अच्छे लाल जी। पैसा क्या होता है आप भी जान जाओगे, अगर आप भी एक घर बनाने की सोच लो तब, है ना। जी जी सर, जी जी। पैसे हो तो सकते हैं। कैसे, हाँ, कैसे जो है पैसा खत्म हो जाएगा, घर बनाना चालू कर दो, है ना। तो इतना महंगा हो गया, इसलिए ये थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाया गया, तीन कैटेगरी में रखा गया है। 10 लाख तक के पॉपुलेशन है तो वहां पर 35 लाख का लोन लिमिट रखा गया है। 10 लाख से 50 लाख है तो 45 लाख का लोन लिमिट रखा गया है। और 50 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन है तो 50 लाख का लोन लिमिट रखा गया है। तो तीन कैटेगरी है। अगर सवाल ये पूछा कि मैक्सिमम हाउसिंग लोन अंडर प्रियरिटी सेक्टर शुड बी क्लासिफाइड अप टू लिमिट लिखेगा तो 50 लाख, 50 लाख रुपए तक के अगर लोन है तो उसको प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा माना जाएगा। अगर पॉपुलेशन से जोड़ा जाएगा तो पॉपुलेशन के आधार पर ही जवाब दिया जाएगा। 10 लाख तक के पॉपुलेशन है तो कितने लाख रुपए तक के हाउसिंग लोन जो है प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा होंगे, तो उत्तर होगा आपका 35 लैक्स। पर 10 लाख से 50 लाख तक पॉपुलेशन है, कितना लोन देंगे हाउसिंग लोन, तो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा तो 45 लाख, और 50 लाख से ऊपर 50 लाख। तो ज्यादातर संभावना है 50 लाख पूछे जाने का, क्योंकि ये टॉप जो है अपर लिमिट है, और उसमें पॉपुलेशन भी 50 लाख से ऊपर है। तो 50 लाख से ऊपर कितना हाउसिंग लोन मैक्सिमम प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा, 50 लाख। अब दूसरा जो क्राइटेरिया है यहाँ पर प्रोजेक्ट कास्ट है। प्रोजेक्ट कास्ट जो है यहाँ पर 44 लाख है, मतलब 35 लाख बैंक देंगे, 9 लाख तो आप लगाओ ना महाराज, है ना अच्छे लाल जी। 35 लाख जी सर। बैंक दे देगी, लेकिन अच्छे लाल जी अगर 9 लाख रुपए अपनी जेब से नहीं लगाएंगे तो अच्छे लाल जी कहाँ अच्छे कहलाएंगे। फिर तो मतलब अपनी पूंजी लगा रहेगा तब तो उसकी इज्जत होगी, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं मार्जिन। तो आपको डेफिनेशन इस तरह से याद रखना है कि हाउसिंग लोन का जो डेफिनेशन है प्रियरिटी सेक्टर के लिए क्लासिफिकेशन है, बदलाव किए गए हैं। 10 लाख के पॉपुलेशन तक के जनसंख्या में अगर 35 लाख का लोन है और 44 लाख का प्रोजेक्ट कास्ट है तो वो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा बनेगा। 10 लाख से 50 लाख तक के पॉपुलेशन में 45 लाख का लोन है और 57 लाख का प्रोजेक्ट कास्ट है, उस घर बनाने का पूरा खर्चा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा कहलाएगा। और 50 लाख से ऊपर के पॉपुलेशन है
तो 50 लाख का लोन और 63 लाख का प्रोजेक्ट कास्ट है, तब वो प्रियोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। आपको एकदम थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये प्रियोरिटी सेक्टर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। लेकिन बदलाव सभी में हो गया है, इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा और अपने चरित्र को गढ़ना ही पड़ेगा, और सफलता के लिए थोड़े कदम चढ़ना ही पड़ेगा। तो आप इसको याद रखिए। 35 लाख, 45 लाख, 50 लाख। 35 लाख लोन होगा, 35 लैक्स लोन होगा अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। 10 से 50 है तो 45 लाख, 50 से ऊपर है तो 50 लाख। याद हो जाएगा ऐसे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, करते रहिए, आपको याद जरूर हो जाएगा। अगला जो है हाउसिंग लोन रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है। अगर पिछले पॉलिसी या सर्कुलर को जाएंगे, मास्टर डायरेक्शन आरबीआई का प्रियरिटी सेक्टर का 2020 में आया था, तो उसमें आपने देखा होगा दो कैटेगरी होता था, 10 लाख तक के और 10 लाख से ऊपर। तो उनमें 6 लाख जो है अदर सेक्टर में, और मेट्रो में 10 लाख तक की लिमिट रिपेयर एंड मेंटेनेंस में था। चूंकि करंट जो पॉलिसी है प्रियोरिटी सेक्टर की, उसमें तीन कैटेगरी हैं, 10 लाख, 10 से 50, 50 लाख से ऊपर। तो इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए 10 लाख, और प्रोजेक्ट कास्ट भी 44 लाख दिया है। प्रोजेक्ट कास्ट सेम है, 44 लाख, 57 लाख, 63 हजार, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए बोला है 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख। अगर 10 लाख तक पॉपुलेशन है तो 10 लाख का लोन अगर देते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, तो प्रियोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। अगर 10 लाख से 50 लाख तक पॉपुलेशन है, 12 लाख लोन देते हैं तो प्रियोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। 50 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन है, 15 लाख का लोन है, तो प्रियोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होंगी 15 लाख। पीछे हाउसिंग लोन में पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होंगी 50 लाख। ये दोनों चीजें याद रखिए, क्योंकि जब भी सवाल पूछता है तो वो मैक्सिमम अमाउंट को जो है ध्यान रख के पूछता है, ताकि हमारे अधिकारी कर्मचारी जो प्रमोशन लेना चाहते हैं उनको ये संज्ञान रहे कि अधिकतम कितना लिमिट दिया गया है। अब आते हैं लोन टू गवर्नमेंट एजेंसी फॉर स्लम क्लियरेंस। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो है 50% यूनिट्स जो है 60 स्क्वायर मीटर के लिए दिया गया है गवर्नमेंट एजेंसी के लिए। और नेशनल हाउसिंग जो बैंक है उनको प्रियोरिटी सेक्टर अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो नेशनल हाउसिंग बैंक में डिपॉजिट करना होता है। तो प्रियोरिटी सेक्टर में आप जानते भी होंगे, जब भी कोई शॉर्टफॉल होता है ना, तो हमको उस शॉर्टफॉल को मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि आप लोन बांटिए प्रियोरिटी सेक्टर में। अगर आप लोन नहीं बांट पा रहे हैं तो वो बोलेगा आप दूसरे लोगों को लोन नहीं बांट सकते, आपको डिपॉजिट रखिए। तो अगर डिपॉजिट आरआईडीएफ के साथ, डिपॉजिट अगर नाबार्ड के साथ है तो एग्रीकल्चर कहलाता है। डिपॉजिट अगर सिडबी या मुद्रा के साथ है तो एमएसएमई कहलाएगा। और डिपॉजिट अगर एनएचबी के साथ है तो वो हाउसिंग लोन कैटेगरी में क्लासिफाई होगा। अब आते हैं अगला, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्लासिफिकेशन। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे कोई स्कूल है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे कि सामाजिक जीवन में रहने वाले लोग उनका इस्तेमाल करेंगे। हेल्थ केयर है, और स्कूल है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग फैसिलिटी है, कॉमन यूटिलिटी वाली जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर कोई स्कूल बनाने के लिए लोन लेने आता है तो उसको आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में रखेंगे। कोई ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी के लिए लोन लेने आता है, कोई हॉस्पिटल के लिए लोन लेने आता है, तो उसको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। इसमें भी बदलाव हुए हैं। इसमें पहले क्या था, स्कूल सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर के लिए 5 करोड़ की लिमिट थी, जिसे बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। लोन अप टू ₹8 करोड़ टू स्कूल सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी विल बी क्लासिफाइड एज ए प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग अंडर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्कूल सैनिटेशन फैसिलिटी ड्रिंकिंग वाटर इनके लिए लिमिट जो 5 करोड़ था उसे बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। और हेल्थ केयर टायर 2 से लेके टायर 6 सेंटर में, हेल्थ केयर मतलब जो हॉस्पिटल खोलने के लिए अगर कोई लोन लेने आता है तो ये पहले 10 करोड़ था जिसे बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया गया है। 10 करोड़ था जिसे बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया गया है। तो सबसे ज्यादा सवाल अगर हम देखेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर की,
तो कोविड से लेके एक सवाल पूछता था कि हेल्थ केयर फैसिलिटी अंदर आयुष्मान भारत मैक्सिमम लोन विल बी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। तो आप 10 करोड़ पर टिक लगाते थे, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ केयर हॉस्पिटल नाम आ जाता था। इनको छोड़ के अगर दूसरा कुछ है तो 5 करोड़ आता था। तो अब बदलाव हो गया है। स्कूल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सैनिटेशन के लिए जो है 5 करोड़ था, बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया। और हॉस्पिटल हेल्थ केयर अंडर आयुष्मान भारत जो पहले 10 करोड़ था उसे बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया। और अगर जो आरआरबी हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, वो जो ऑन लैंडिंग के लिए हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। ये आप लोग जो है देख लीजिएगा, जहाँ भी ऑन लैंडिंग आता है तो आप लोग इसको जान लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो एमएफआई लैंडिंग बोलता है, जैसे एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, और एमएफआई का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और फिर ये ऑन लैंडिंग करते हैं सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए। तो वो भी क्या कहलाएगा, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कहलाएगा कहलाएगा। और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स होते हैं एमएफआई। लेकिन आरआरबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल बैंक छोड़ के अगर आरआरबी है तो वो हॉस्पिटल के लोन दे रहा है तो मैक्सिमम लिमिट 12 करोड़ तक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर होगा। लेकिन ये ऑन लेंडिंग वाली फैसिलिटी आरआरबी में नहीं है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छे लाल जी। जी सर, जी सर। चलिए अब आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो हम प्रायोरिटी सेक्टर के आइटम्स पढ़ रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर के आइटम होते हैं एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और अभी नंबर आया है रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी में प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन कहता है कि अगर एक कॉमन एरिया या पब्लिक यूटिलिटी के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए अगर लोन का एप्लीकेशन आता है तो उसकी लिमिट है 35 करोड़। मतलब कम्युनिटी लाइटिंग्स या पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट का अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी का लोन लेने के लिए प्रोजेक्ट आता है तो उसकी लिमिट होगी 35 करोड़। पहले ये था 30 करोड़, उसके पहले ये 15 करोड़ था। तो ये कितने बदलाव होते हैं देखो। पहले 15 करोड़ था, उसे बढ़ाकर 30 करोड़ किया गया, और अभी बजट 2025 में इसे बढ़ाकर 35 करोड़ कर दिया गया। तो अभी आपको याद रखना है, रिन्यूएबल एनर्जी में अगर पब्लिक यूटिलिटी या कम्युनिटी लाइटिंग्स या जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए लोन आता है तो वो 35 करोड़ की लिमिट है। और अगर कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड आता है, जैसे सोलर पैनल लगाना है अपने घर में, तो उसकी लिमिट है 10 लाख। 10 लाख रुपए तक का जो बारोवर है लोन मिलता है इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। या अगर कम्युनिटी लाइटिंग्स होता है या पब्लिक यूटिलिटी होता है तो वहां पर 35 करोड़। तो ज्यादातर सवाल किसका पूछा जाएगा छेलाल जी? 35 करोड़ का पूछा जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि जो ज्यादा है उसी से ही लगाओ, उसका ज्यादा होता है एग्जाम का, है ना? तो इसीलिए आपको 35 करोड़ को याद रखना है। तो ये हो गया रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स। तो अभी हम लोग, और कौन सा एक आइटम बचा है, वो है अदर प्रायोरिटी सेक्टर। तो अदर प्रायोरिटी सेक्टर ये घूम रहे हैं छोटे लाल जी क्या, अच्छे लाल जी क्या घूम रहे हैं, देखो जरा। जी सर। ये हालांकि ना एमएसएमई सेक्टर का ये है। कैसे बढ़िया हो रहा है, पैकेजिंग हो रहा है ना, सामान बनाया उसने, गुड्स बनाया, और क्या हो रहा है, गुड्स बना के फिर उसके बाद पैकिंग हो रही है ना? तो यहाँ पर गुड्स बना के पैकिंग हो रही है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर का आखिरी पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे अभी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। अदर प्रायोरिटी सेक्टर में जो है मास्टर डायरेक्शन और टारगेट क्या क्या है हम लोग इस पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये लास्ट सेक्शन है प्रायोरिटी सेक्टर का। प्रायोरिटी सेक्टर में अदर में जो है, जो भी माइक्रो फाइनेंस लोन होते हैं इंडिविजुअल्स को, वो अदर्स कैटेगरी में कहलाएंगे। और अगर एसएचजी को कोई लोन दे रहे हैं 2 लाख रुपए तक नॉन एग्रीकल्चर एमएसएमई एक्टिविटी के लिए, तो वो अदर्स कैटेगरी में आएगा। पहले ये 1 लाख था,
उसके पहले 50,000 था। अब देखिए वो लिमिट्स बढ़ाकर 2 लाख हो गया, तो इसको याद रखिए। लोन्स अप टू ₹2 लाख टू एसएचजी जेएलजी फॉर नॉन एग्री एमएसएमई एक्टिविटी। अगर कोई एसएचजी जेएलजी को 2 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है तो वो अदर प्रियोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। अगर किसी डिस्ट्रेस पर्सन जो खेती किसानी नहीं करता है, उसका 1 लाख रुपए मनी लेंडर से लोन लिया हुआ है, अगर हम उसके मनी लेंडर से उसका कर्जा छुटाने के लिए 1 लाख रुपए देते हैं तो वो अदर प्रियोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। अगर ये फार्मर होता तो ये अदर प्रियोरिटी सेक्टर का हिस्सा नहीं होता, ये एग्रीकल्चर के फॉर्म फॉर्म क्रेडिट का हिस्सा होता। इसीलिए यहाँ पर क्लियर लिखा है नॉन फॉर्म। अगर कोई किसान किसी मनी लेंडर से लोन दिया है और बैंक लोन दे देती है ताकि कर्ज मुक्त हो जाया करके, तो वो किसान है, इसलिए वो फॉर्म क्रेडिट का हिस्सा होगा। यहाँ पर किसान नहीं है, अदर देन नॉन फॉर्म में है, डिस्ट्रेस पर्सन है, तो उसकी लिमिट 1 लाख है। तो 1 लाख रुपए मनी लेंडर से छुड़ाने के लिए हम लोग जो लोन देंगे वो अदर प्रियोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। लोन टू स्टेट स्पॉन्सर ST SC ऑर्गेनाइजेशन फॉर इनपुट एंड आउटपुट मार्केटिंग। तो अगर स्टेट स्पॉन्सर कोई SC ST ऑर्गेनाइजेशन है, इनपुट हो चाहे आउटपुट मार्केटिंग के लिए, तो हम उसको जो लोन देंगे वो अदर प्रायोरिटी सेक्टर होगा। स्टार्टअप नॉन एग्रीकल्चर या MSME नॉन MSME है, तो फिर उनको हम लोग जो लोन देंगे 50 करोड़ तक स्टार्टअप कहलाएगा। और जहां भी स्टार्टअप आएगा हमारे साथी 50 करोड़ को टिक लगा देंगे, उनका उत्तर सही हो जाएगा। तो ये अदर प्रायोरिटी सेक्टर में जो है एक पार्ट होता है वीकर सेक्शन। प्रियरिटी सेक्टर में वीकर सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि प्रियरिटी सेक्टर ही इन्हीं के लिए बनाया गया है। वीकर सेक्शन जिसको कमजोर श्रेणी के जो ग्राहक हैं, बारोवर कहते हैं, उनके डेफिनेशन क्या क्या हैं आइए देखते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को अगर बैंक लोन देता है तो उसको वीकर सेक्शन में क्लासिफाई करना है, क्योंकि वीकर सेक्शन के लिए टारगेट एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वीकर सेक्शन का होता है। देखिए पहले तो टोटल प्रियरिटी सेक्टर होता है। मैं अगर RRB की बात करूं तो 75% टोटल प्रियरिटी सेक्टर। उसके बाद बड़ा टारगेट क्या होता है, एग्रीकल्चर 18%। उसके बाद बड़ा टारगेट क्या होता है, वीकर सेक्शन 15%। तो समझ लो वीकर सेक्शन का इंपॉर्टेंस कितना है। तो वीकर सेक्शन में कौन कौन से कैटेगरी होंगे ये देख लीजिए। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को अगर कोई लोन दिया जाता है तो वीकर सेक्शन में क्लासिफाई होगा। लोन टू SC ST को अगर देते हैं तो वो वीकर सेक्शन का हिस्सा होगा। लोन टू आर्टिसन अंदर खादी विलेज इंडस्ट्री है, अप टू 2 lakhs, तो वो वीकर सेक्शन होगा। लोन टू SHG JLG है, वीकर सेक्शन होगा। ये आर्टिसन वाला पहले 1 लाख था, जिसे बढ़ाकर अभी 2 लाख कर दिया गया है। तो ये याद रखने वाली बात है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर लोन देंगे वीकर सेक्शन, SC ST को लोन देंगे वीकर सेक्शन, आर्टिसन काश्तकार 2 लाख रुपए तक लोन खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के तहत, तो वो वीकर सेक्शन। और लोन टू SHG JLG वीकर सेक्शन। NRLM NULM SRMS DRI स्कीम्स में जो बेनिफिशियरी होंगे वो भी वीकर सेक्शन कहलाएंगे। वुमेन बोरोवर अप टू ₹2 lakhs जो है वो भी वीकर सेक्शन कहलाएगा, पहले 1 लाख था जिसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। डिस्ट्रेस फार्मर पर्सन पर्सन विद डिजेबिलिटी ट्रांसजेंडर, अगर मान लीजिए कोई डिजेबल पर्सन है उनको लोन देते हैं तो वीकर सेक्शन में आएगा। डिस्ट्रेस फार्मर को लोन देते हैं तो वीकर सेक्शन में आएगा। ट्रांसजेंडर को लोन देते हैं तो वीकर सेक्शन में आएगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी को अगर लोन देते हैं तो वीकर सेक्शन का हिस्सा होगा। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी का आप देखे होंगे, सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जोरस्टन है, पारसी है, जैन है, ये वीकर सेक्शन जो है आपके जो लोन वीकर सेक्शन में कहलाएंगे अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को लोन देंगे तो। अब आते हैं प्रधानमंत्री जनधन जो ओवरड्राफ्ट होगा वो भी वीकर सेक्शन के लिए क्लासिफाई होगा, वीकर सेक्शन में होगा। हालांकि इसको जो है MSME के क्राइटेरिया में देता है, लेकिन ये वीकर सेक्शन का भी हिस्सा होगा। और इन मेजोरिटी माइनॉरिटी स्टेट, दैट इज पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, ओनली अदर माइनॉरिटी कवर्ड। जैसे मान लीजिए पंजाब हो गया, पंजाब में पंजाबी ज़्यादा हैं तो उनको छोड़ के दूसरे माइनॉरिटी कवर होंगे, है ना, इस तरह की बात कही गई है।
बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन ऑन माइनॉरिटी। तो ये वीकर सेक्शंस के आपके एग्जाम्पल हैं। वीकर सेक्शन में दो बदलाव किए गए हैं। जो आर्टिसंस हैं, जो पहले 1 लाख था 2 लाख कर दिया गया है। वुमेन बेनिफिशियरी का पहले 1 लाख था, उसको 2 लाख कर दिया गया है। अब आते हैं सिक्योरिटाइजेशन नोट्स अंडर प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्राइटेरिया। तो इसमें ये कहा गया है कि प्रियोरिटी सेक्टर में जो भी लोन होंगे उनको सिक्योरिटाइजेशन करना है। आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन जो है इसके लिए कंप्लाई करता है कि जो भी स्टैंडर्ड एसेट्स हैं उनमें सिक्योरिटाइजेशन करना है। इन द सेंस प्राइमरी सिक्योरिटी हो गया, और उनके सिक्योरिटी के इंश्योरेंस वगैरह करना है। इसके लिए लोन्स जो है वो अंडरलाइन होने चाहिए, प्रियोरिटी सेक्टर के अंदर क्वालिफाई होना चाहिए, ये बात कही गई है। लोन अगेंस्ट गोल्ड फ्रॉम एनबीएफसी इज नॉट एलिजिबल। अगर एनबीएफसी कोई गोल्ड के अगेंस्ट लोन देता है तो वो एलिजिबल नहीं है, और ये आरआरबी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब आते हैं डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ प्रियोरिटी सेक्टर एसेट्स। प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो एसेट्स होंगे वो उसके डायरेक्ट असाइनमेंट क्या क्या हैं। इसमें कहा गया है कि जो ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर में आरबीआई गाइडलाइन फॉलो होना चाहिए। केवल केवल डिसबर्स अमाउंट रिपोर्ट होना चाहिए, कोई फेक रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। और लोन अगेंस्ट गोल्ड जो एनबीएफसी है वो एलिजिबल नहीं है, और आरआरबी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए एलिजिबल ये नहीं है, ये असाइनमेंट प्रियोरिटी सेक्टर एसेट के लिए। और जो भी एसेट्स होंगे वो क्वालिफाई होने चाहिए एट ओरिजिनेशन। ये बात कही गई है। अब आते हैं मॉनिटरिंग कैसे की जाती है प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट की। आरबीआई कहता है कि ये क्वार्टरली कंप्लायंस मॉनिटर किए जाएंगे। तो सवाल ये पूछता है कि प्रियोरिटी सेक्टर टारगेट की मॉनिटरिंग किस फ्रीक्वेंसी में होती है, तो उसका आंसर होगा क्वार्टरली। और बैंक को जो है क्वार्टरली रिपोर्ट करना है। और एनुअल प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग डाटा जो है 15 दिनों के अंदर जो है या 1 महीने के अंदर जो है मिल जाना चाहिए। मतलब क्वार्टरली रिपोर्ट 15 दिन के अंदर, एनुअल रिपोर्ट 1 महीने के अंदर। क्वार्टरली रिपोर्ट क्वार्टर खत्म होने के 15 दिन के अंदर, और एनुअल रिपोर्ट जो है साल खत्म होने के 1 महीने के अंदर आरबीआई के पास चले जाने चाहिए। और आप जानते होंगे जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं, और आरआरबी जो है नाबार्ड को रिपोर्ट करते हैं, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं। आरआरबी जो है नाबार्ड को रिपोर्ट करते हैं। ये आपके लिए मतलब इसमें रिपोर्टिंग के पैटर्न है, और उसका रिपोर्टिंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो कंप्लायंस का क्वार्टरली है। अब आते हैं महत्वपूर्ण भाग कि अगर हम प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट को पूरा नहीं कर पाए तो क्या होगा। अगर कोई शॉर्टफॉल है तो शॉर्टफॉल को जो है कंट्रीब्यूशन किया जाता है आरआईडीएफ में, एनएसबी में, सिडबी में, मुद्रा में एट आरबीआई डिसाइडेड टर्म्स। आरबीआई डिसाइडेड टर्म्स के आधार पर इनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर आरआईडीएफ में इन्वेस्ट किया गया है तो एग्रीकल्चर का पार्ट होगा, एंसिलरी बिजनेस का। एनएसबी में इन्वेस्टमेंट किया गया है तो हाउसिंग लोन का होगा। सीडबी में इन्वेस्टमेंट किया गया है तो एमएसएमई का पार्ट होगा। मुद्रा में इन्वेस्टमेंट किया गया है तो एमएसएमई का पार्ट होगा। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिलता है। बैंकों को कहा जाता है कि आप प्रियोरिटी सेक्टर में लेंडिंग करिए, और लेंडिंग नहीं कर पाते हैं तो उनको शॉर्टफॉल जो होता है वो इनमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। इनमें जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बैंक रेट से -2 से लेके 4% तक इनको रेट मिलता है। अब बैंक रेट 6.50 है, उसमें अगर -4 कर देंगे तो 2.50% इंटरेस्ट मिलेगा। सोचिए कितना नुकसान हो गया। अगर उस पैसे को हम प्रियोरिटी सेक्टर में लैंडिंग कर देते तो ज़्यादा पैसा हमें रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता। तो ये जो है आपका नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रियोरिटी सेक्टर है। कॉमन गाइडलाइन में भी बदलाव हुआ है, जो ज़्यादातर सवाल पूछता है कि कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में पहले 25,000 था, जिसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। तो अभी ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है कि प्रियोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग के कॉमन गाइडलाइन में ये बात डायरेक्शन दिया गया है कि नो एडहॉक सर्विस चार्जेस ऑन लोन अप टू ₹50,000। पहले ये 25,000 था,
अभी ये 50,000 हो गया। मेंटेन लोन रिकॉर्ड, एप्लीकेशन, सैंक्शन, डिसबर्समेंट, ये तो रखना ही है बैंक को। एक्नॉलेज रिसीप्ट ऑफ लोन एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन आता है तो एक्नॉलेज करिए। क्यों एक्नॉलेज करने के लिए बोलता है? क्योंकि टेट शुरू होता है। प्रियरिटी सेक्टर के जो लोन होते हैं विद इन 1 वीक या मैक्सिमम 14 डेज में डिस्पोज ऑफ करने होते हैं, इसीलिए एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट के लिए कह रहा है। मॉनिटर एंड यूज, उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। और इंश्योर वन कैटेगरी क्लासिफिकेशन ओनली, क्लासिफिकेशन जो है एक कैटेगरी में ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइन का जो आइटम्स थे उनमें कितने बदलाव हुए हैं आप इस सेशन के माध्यम से देखे होंगे। और आज के सेशन से भले ही आपको एक मोटा एक फ्रेमवर्क पता चला होगा, टारगेट भले अभी याद ना हो, लेकिन जब भी हम कॉन्शियस माइंड से पढ़ते हैं और देखते हैं तो उस समय हमेशा याद रखिए। आपको लगता होगा कि मेरा दिमाग याद नहीं रखता, लेकिन आपका दिमाग याद भी रखता है। दिमाग के अंदर बस डालते चलिए। वो आपके पास एक हार्ड डिस्क है मस्तिष्क के रूप में, और उसका इस्तेमाल वो किसी समय करता है। उदाहरण के तौर पर आप कहीं से कोई मधुर आवाज़ सुने होते हैं और वैसे ही सेम आवाज़ कभी आपको 3 साल बाद कहीं मिलता है, तो आपका दिमाग क्या करता है, उसको मैच कर लेता है। अरे ये आवाज़ तो मैंने फलां की शादी में सुना था, आप पकड़ लेते हो। ठीक उसी तरह से आपके मन मस्तिष्क के सामने, जागृत हो या सबकॉन्शियस हो, सबकॉन्शियस हालांकि बहुत तगड़ा होता है, अगर कोई जानकारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो फिर अमिट हो जाता है वो, एकदम क्या बोलते हैं उसको, अमरत्व को प्राप्त कर जाता है। तो हमको ऐसे सीखते रहना पड़ेगा, सुनते रहना पड़ेगा। जब एग्जामिनेशन में वो बात आएगी, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आप इस सेशन में पढ़े हैं कि 25 लाख रुपए तक के जो लोन देंगे एजुकेशन में वो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। भले ही आप भूल गए हो, लेकिन एग्जामिनेशन में आएगा तो 25 लाख क्लिक करेगा, अरे मैंने तो ये पढ़ा है। तो कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए अपने फैसलों को अहमियत दीजिए, और आप जो फैसला लेते हैं उस पर भरोसा भी करिए। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड किया है तो आपका बिलीफ सिस्टम काम करेगा, और अगर आपका बिलीफ सिस्टम तगड़ा है तो आपको उस मंजिल तक ले जाने में वो सक्षम होगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, और उस कश्ती नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। उस कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं, केवल दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। तो आप थोड़ा दिशा बदलिए, सोच को ठानिए, और फिर उसके बाद उस रास्ते पर चलना शुरू करिए। आपको जरूर सफलता मिलेगी। हम इसी तरह सिखाते रहेंगे। कुछ सीखने मिला? अच्छे लाल जी चले गए? आज के इसमें कुछ हाँ सर। सब नया नया कुछ सीखने मिला आपको? जी सर, बहुत कुछ मिला सर, बहुत अच्छा। ओके। तो रिचा जी आपको कुछ सीखने मिला? और हमारे बहुत सारे साथी पहली बार नए नए लोग जुड़े हैं, सुधीर जी आपको कुछ सीखने मिला? अच्छा सुधीर जी हैं कि नहीं देखना पड़ेगा। चलिए, तो आप इसी तरह सीखते रहिए। और प्रियरिटी सेक्टर बड़ा टॉपिक है। अगला जब हम सेशन करेंगे कुछ दिन बाद, अभी कुछ और नया चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको, फिर हम लोग प्रियरिटी सेक्टर के क्वेश्चन भी बनाएंगे, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से इसको दोबारा देख लीजिएगा। प्रियरिटी सेक्टर के सारे आइटम हमने पढ़ा है। पार्ट 1 में हमने प्रियरिटी सेक्टर के बारे में पढ़ा है, प्रियरिटी सेक्टर की गाइडलाइन पढ़ी है, प्रियरिटी सेक्टर के टारगेट पढ़ा है। पार्ट 2 में हमने एग्रीकल्चर पढ़ा है, और आज पार्ट 3 में हमने एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर प्रायोरिटी सेक्टर वीकर सेक्शन पढ़ा है। साथ ही साथ अगर शॉर्टफॉल होता है तो कैसे करेंगे, फिर उनके कॉमन जो और गाइडलाइन है उसको पढ़ें। प्रदीप जी कोई बात कहना चाहते हैं? अच्छा लगा आपको? नहीं सर, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा लगा। ठीक है। तो प्रियरिटी सेक्टर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इससे 10-15 सवाल आते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अच्छे लाल जी बहुत सारे साथी पहली बार जुड़े हैं, उनको कुछ बोलोगे नहीं? उन तो नाराज हो जाएंगे, फिर कल नहीं आएंगे क्लास में। अच्छा लगता हाँ है सर। बोल दो। जी। हाँ, जी। झूठा ही सही, ऐसे कुछ तो बोल दो, अच्छा। अच्छा लग रहा है ऐसे तो बोल दो हैं। हेलो। राजविंदर जी कैसे हैं?
सर नमस्कार। नमस्ते। बड़ी सर ये चलो हम मैं तो ऑफलाइन बहुत सुनता रहता हूँ लेक्चर है। एक्चुअली मैं 8 बजे या 9 बजे तो बैंक से आता हूँ, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पाता। बट मेरा रिकवरी का काम है ना। एक्चुअली मैं कभी गया होता हूँ दूर, डोडा में, कहीं गांव में, कभी किधर कभी उधर, इसलिए थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है। पर मैं रिकॉर्डिंग सुनता रहता हूँ सुबह। ओके। तो ऐसा नहीं है। मैं आपसे एक सर एक डाउट पूछना था। मैं थोड़ा एक छोटा सा डाउट आया था मेरे को। हाँ हाँ। जैसे ना टैक्स के अभी जो न्यू स्लैब आई है उसमें 2,40,000 था पहले, जो हमने टीडीएस काट के जो नहीं देना होता था। बट अभी एक उसमें सर्कुलर आया, उसमें लिखा 50,000 पर मंथ। वो मेरे को स्लैब क्लियर नहीं हुई, मतलब पूरे साल में 6 लाख हो गया। हाँ, पूरे साल में 6 लाख हो गया है। और क्या अगर स्लैब? मंथली और हाँ जी। नहीं, हेलो। मंथली मंथली 60,000 का स्लैब है। 50 50 हमारा सर्कुलर आया ना सर कल बैंक का, उसमें लिखा हुआ 50,000 पर मंथ। हाँ इन वो, केस अगर किसी का 60,000 होता तो हमने टीडीएस काटना उस पे। हाँ उसमें वो इसलिए कहा है कि हाँ जी। अगर प्रोरेटा बेस पे काटने के लिए कहा गया है। लेकिन अच्छा। अगर उसका 6 लैक्स तक नहीं पहुंच पाएगा तो कैसे काटोगे आप? तभी वही डाउट था ना मेरा, मेरे कहने का पाँच मतलब ये लाख तक नहीं जाओगे तो आप क्या करना, क्या होता है, जो हाँ जी। सर्कुलर्स होते हैं वो बिटवीन द लाइन पढ़ी जाती है। तो आप जी उस जी जी। सर्कुलर का वो पर्टिकुलर पेज मुझे दे दीजिएगा तो मैं उसको डिस्क्राइब कर पाऊंगा। क्योंकि बैंक जो ठीक है है उसके पीछे की क्या इनसाइट्स है, क्या सोचा है, उसको मैं बिटवीन द लाइंस पढ़ के मैं आपको बता पाऊंगा कि उसके पीछे का क्या है। क्योंकि आप हमेशा देखिए, जो टैक्स लाइबिलिटी होता है ना, वो हाँ जी। सरकार बैंकों को क्या कहता है, आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, हम पब्लिक को नहीं जानते भैया, कोई भी टैक्स लायबिलिटी है आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए आप देखे जी होंगे, जी कोई खाते में पैन कार्ड नहीं दिया है तो उसका डिफॉल्ट आएगा। अगर वो आपको वसूलना है तो बोलेगा बैंक को वसूल के दे, अगर नहीं होगा तो हम जी बैंक बैंक से वसूलेंगे बोलेगा। तो इसीलिए सर जी। ये रेंटेड रेंटेड इनकम का है सर, ये सही है बिल्कुल। तो जो छह हाँ, लाख हुआ तो उसमें रेंटेड इनकम, वो तो यही तो बोल एलिजिबल। रहा हूँ, बिटवीन द लाइन ये बात होगी कि वो 12 महीना के लिए पाने वाला होगा। कोई मशीन हाँ जी। लगाई है, कोई घर लगाया है और उसमें वो रेंटेड है, तो अगर पर नहीं, जैसे मंथ जा ब्रांच रहा है ब्रांच सीलिंग। का भी सर, ब्रांच का भी पहले क्या था कि 2,40,000 था। तो किसी ब्रांच का यदि 20,000 से ऊपर रेंट होता था तो टीडीएस काटना होता था। हाँ। अब उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है, यस। पहले क्योंकि एनुअली वो किया था ना वो सीलिंग, अभी इन्होंने 50,000 पर मंथ दिए, तो डाउट पैदा हुआ ना कि अगर 60,000 किसी का हुआ तो वो 10,000 पे हम टीडीएस काटेंगे कि नहीं, नहीं काटेंगे, रिस्पेक्ट। पहले भी यदि कोई ब्रांच का रेंट 20,000 से ऊपर होता था तो मंथली काटना होता था सर उसमें हाँ, टीडीएस। ये रेगुलर रेगुलर वो है, इसलिए प्रोरेटा बेस पे काटने के लिए बोलता है, उसकी हमारी लाइबिलिटी होती है, हमारी, हमको काट के उनको देना होता है। दूसरा, आप जो 10, मैं इसके लिए बता दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए कोई हाउस एंड बिल्डिंग रेंट पर है तो 10% जी। टीडीएस लगता है। अगर कोई हाँ जी। हाँ जी। मर्सनरी है तो 2% टीडीएस लगता है। टू जी परसेंट जी बिल्कुल। और हाँ उसकी जी। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। जो 2,40,000 था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है राजविंदर जी? 2,40,000 को बढ़ा के कितना कर दिया है? 6 हो गया ना सर ये। 6 लाख हो गया, ठीक है। और जो जी। हमारे साथी कह रहे हैं संजय जी, वो उससे आप एग्री करिए। क्योंकि कोई रेंटल इनकम है, मतलब रेंट पे कर रहे होंगे बिल्डिंग्स का, तो आप वहाँ हाँ पर जी। 50,000 आता है तो आप उसको टैक्स काट के रखिए, प्रोरेटा बेस पे काट के उसको रेमिटेंस करिए, है ना। ठीक है। ताकि ठीक। ताकि ताकि क्या होगा बताइए, आखिरी महीने का जो दोगे तो वहाँ पर टैक्स कम हो जाएगा कि नहीं राजविंदर जी? मान हाँ जी। हाँ लीजिए जी। मतलब 6 लाख रुपए है, तो उसका 10% तो आखिरी महीने तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, पूरा जीरो हो हाँ जाएगा, तो है नहीं, ना। वो तो हर महीने काटते हैं, मेरे कहने का मतलब वही था कि हाँ, जैसे कि हमारी सैलरी है, हर महीना कट जाता है टीडीएस 12-12, 20-20 हज़ार रुपये, तो ठीक है। और अगर नहीं कटे तो 1-2 महीना तो सैलरी ही ना मिलेगा, है ना, अभी तो इसीलिए। सर पर्क्स पे भी आ गया ना, हाउस लोन पे भी आ गया। एक एक आपका सेशन में बैंक दे रहा है। एक सेशन में ना, मैं अभी आपको रिजिम के बारे में बताऊंगा कि कौन सा ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम ठीक है। तो एक अलग से संडे को हम सेशन रखेंगे। तो आप लोग क्या है, अपने इनकम डिक्लेरेशन में जाके उस रिजिम को चेंज कर लीजिएगा, जो बेटर होगा। कुछ टैक्स हाँ जी। एक्सपर्ट से मैं सलाह ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके साथ करूँगा जी सर। ठीक ठीक। है। चलिए, ठीक तो है। आप सभी साथी Yes। इसी तरह सीखते रहिए, डिस्कशन के साथ, वार्तालाप के साथ, नए नए टॉपिक के साथ आऊँगा। बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं तो मेरे पास तो अनगिनत क्लासेस हैं। बस थोड़ा क्लासेस अभी लेट हो रही हैं क्योंकि ऑडिट्स एक्टिविटी चल रही है।
और जब ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग नॉर्मली 8 बजे भी सेशन करेंगे और छुट्टी के दिन भी सेशन करेंगे। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हैं। फिर आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। थोड़ा